हम इस वीडियो में फ्लोट समझने की कोशिश करेंगे जो कि सीपीएम का पार्ट है। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले तो इवेंट टाइम्स समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आते हैं इवेंट टाइम्स, फिर उसके बाद एक्टिविटी टाइम्स आएंगे, फिर उसके बाद हम फ्लोट को अच्छे से समझेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे। इवेंट टाइम्स में सबसे पहले आता है अर्लीस्ट अकरेंस टाइम, या फिर जिसको हम बोलेंगे अर्लीस्ट इवेंट टाइम। एक ऐसा टाइम जिसमें अर्लीस्ट टाइम बाय विच एन इवेंट कैन अकर, मतलब जल्द से जल्द एक इवेंट जो हो सकता है जिस टाइम में, उसे बोला जाएगा अर्लीस्ट इवेंट टाइम। ठीक है, जैसे ये हमारे पास 1 है। ठीक है, फर्स्ट इवेंट जो है इसका अगर हम अर्लीस्ट इवेंट टाइम देखें तो ये जल्द से जल्द 0 टाइम में स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये एक एरो जो है, ये एक एक्टिविटी है। सपोज हमने ए बोल दिया इसको, तो ये जो सेकंड नोड है ये है इवेंट। ठीक है, मतलब ये एक्टिविटी कितने टाइम में खत्म हो सकती है वो ये इवेंट डिनोट कर रहा है। ये सेकंड इवेंट जो है ये डिनोट कर रहा है कि ये एक्टिविटी कितने टाइम में खत्म हो सकती है। जितनी इसकी ड्यूरेशन है इतने टाइम में ये खत्म होगी, मतलब कि इसका जो अर्लीस्ट इवेंट टाइम आ गया वो 1 आ गया। अब अगर हम थर्ड वाले को देखें, हमारा थर्ड जो नोड है, मतलब थर्ड इवेंट जो है, ये जल्द से जल्द कितने टाइम में स्टार्ट हो सकता है या एंड हो सकता है। मतलब ये जो इवेंट है ये कितने टाइम में स्टार्ट होगा। इवेंट में तो कुछ टाइम कंज्यूम नहीं होगा, तो ये इवेंट जो होगा 1 और 2 इसको हम ऐड कर देंगे जितना पिछले वाली एक्टिविटीज में टाइम लग गया है। फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है, सपोज ये बी एक्टिविटी है, इन दोनों के टाइम को अगर हम ऐड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास अर्लीस्ट इवेंट टाइम इसका थर्ड वाले का। फोर्थ इवेंट का हो जाएगा हमारे पास जो इस वाली एक्टिविटी में टाइम लगा ए एक्टिविटी में, प्लस हमारे पास जो सी एक्टिविटी है, ये दोनों पैरेलल है, ये एक साथ ही चल रही है, तो ये आ जाएगा 1 + 3, यहाँ पे आ जाएगा ये 4। ठीक है, अब ये फिफ्थ वाली जो हमारे पास इवेंट है, फिफ्थ वाले इवेंट में कितना टाइम लगेगा, जल्द से जल्द इसको स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास सपोज एक डी एक्टिविटी है, ये ई एक्टिविटी है, तो ये 3 जो है ये पिछली वाली एक्टिविटीज का टाइम है 3। ठीक है, और यहाँ पे ये एक्टिविटी एक डी होगी, तो जो इसको टाइम लगेगा ये आ जाएगा 4, है ना। यहाँ पे ये 4 जो है, सपोज ये आवर्स है, 4 आवर्स इसको लग गए। ठीक है, इसके बाद जो ये नेक्स्ट एक्टिविटी है ई, इसको हमारे पास हम देखें तो 4 + 2, इस एक्टिविटी को लग गए 6 आवर्स। तो ये वाला इवेंट जो है, फिफ्थ इवेंट जल्द से जल्द कितने टाइम में स्टार्ट हो सकता है। जब तक ये हमारी डी और ई दोनों एक्टिविटीज नहीं हो जाती तब तक ये स्टार्ट नहीं हो सकता है। मतलब कि हमारा जो फिफ्थ वाला इवेंट है ना, इसमें हम जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लेंगे ना, वो इसका इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हम लेंगे, तो इसका अर्लीस्ट इवेंट टाइम 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्लीस्ट इवेंट टाइम हमारे पास 6 हो गया। तो हमने ये याद रखना है कि अर्लीस्ट इवेंट टाइम क्या होगा जब हम एक एक्टिविटी को लेके चल रहे हैं। सपोज ये कोई एक्स एक्टिविटी है, इसका ये इनिशियल नोड है, ये एक इसका फाइनल नोड है। जब भी हम एक एक्टिविटी की बात करेंगे, इसका ये एक इनिशियल नोड होगा, ये इसका फाइनल नोड होगा। ये हर एक एक्टिविटी के लिए हम देखेंगे। जैसे अगर हमारे पास नेक्स्ट कोई एक्टिविटी है वाई, तो अगर ये 1 है ये 2 है, तो ये इसका इनिशियल x को जब देख रहे थे तो ये इनिशियल नोड i और j था। जब हम y को देखेंगे तो ये वाला जो 2 जो इवेंट है ये हमारे पास जो होगा ये i हो जाएगा और 3 वाला j हो जाएगा। ठीक है, y एक्टिविटी के लिए जब हम एक एक एक्टिविटी को देखते चलेंगे इस तरीके से ये i और j चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अर्लीस्ट इवेंट टाइम हमारे पास हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। एक तो हमारा जो इनिशियल ये आ जाएगा जे के लिए। ठीक है, इवेंट नोड जे के लिए जो हमारा फाइनल जे वाला नोड है ना, जैसे ये 1 अगर ए एक्टिविटी को देखें तो ये 1 आ जाता है, ये 2 जो है ये फाइनल इवेंट हो गया ए एक्टिविटी के लिए। मतलब ये जो इसका इवेंट है हेड पे, इसी को बोला जाएगा फाइनल इवेंट, तो ये हो जाएगा जे, इवेंट जे। ठीक है, इवेंट एट हेड, और ये आई हो गया। तो इसके लिए जे का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी ई आई, इनिशियल नोड की जो हमारे पास टाइम है, प्लस ड्यूरेशन। और क्योंकि हमें हमेशा मैक्सिमम वाली वैल्यू लेनी है, इन दोनों में से दो एक्टिविटीज का हमें अगर आ रही है इस तरीके से एरोस, तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू हमेशा लेनी है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा अर्लीस्ट अकरेंस टाइम का। इसके बाद है लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम, जिसको हम लेटेस्ट इवेंट टाइम भी बोलेंगे। इट इज द टाइम बाय विच लेटेस्ट टाइम बाय विच एन एक्टिविटी मस्ट अकर टू कीप द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल। मतलब एक ऐसा टाइम जितने टाइम में एक नोड को, एक इवेंट को हो जाना चाहिए
ताकि जो प्रोजेक्ट है हमारा पूरा शेड्यूल में रहे, मतलब उसका टाइम जो है खराब ना हो, जितना टाइम है उतने टाइम में हो जाए, इतने टाइम में एक नोड को, एक इवेंट को हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो जो टाइम होगा उसको हम लेटेस्ट अलाइबल अकरेंस टाइम बोलेंगे या फिर लेटेस्ट इवेंट टाइम बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब कि ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा टी और ये आई, ये हमें हमेशा इसमें, अगर हम अर्लीस्ट इवेंट टाइम में फॉरवर्ड पास में चले थे तो इसको हम बैकवर्ड पास में चलेंगे। ठीक है, टी एल आई यहाँ पे इनिशियल नोड के लिए हम इसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल वाले का हमें पता होगा, फिर उसके बाद हम बैकवर्ड में पीछे पीछे चलते जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये वाला जो नेटवर्क है, हमारे पास इसका ये हमें दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, हमारे पास अर्लीस्ट अकरेंस टाइम है कि फाइनल इवेंट जो है इसका 6 है, तो हमारे पास इसका ये लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, सेम ही हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी तरीके से हम पीछे की तरफ बढ़ते जाएंगे और इसे कैलकुलेट करते जाएंगे बाकी सारे इवेंट्स के लिए, मतलब कि टेल इवेंट के लिए कैलकुलेट करते जाएंगे, हेड इवेंट का हमारे पास होगा, धीरे धीरे हम एक एक करके टेल इवेंट के लिए कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा टी एल जे माइनस टी ई आई जे, मतलब कि ये इवेंट ड्यूरेशन जो होगी इवेंट की। ठीक है, ई नहीं होगा यहाँ पे, ये जो है ये ड्यूरेशन हो जाएगी एक एक्टिविटी की। ठीक है, और इसके साथ आ जाएगा मिनिमम। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम। ठीक है, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करके देखें, एक और बात मैं यहाँ पे बता देती हूँ, अगर हमें यहाँ पे शेड्यूल टाइम क्वेश्चन में दिया होता है तो आपको हमेशा जो हमारा लेटेस्ट इवेंट टाइम जो है फाइनल नोड का, फाइनल इवेंट का, हमेशा वही लिखना है जो शेड्यूल टाइम दिया होगा। इस क्वेश्चन में अगर शेड्यूल टाइम मैंने नहीं दिया हुआ, अगर हम शेड्यूल टाइम सपोज मैंने 6 ही लिख दिया, ठीक है, तो अगर जो शेड्यूल टाइम है वो यहाँ पे लिखना है अगर गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो हमेशा फिर जो हमें फाइनल जो इवेंट है उसका अर्लीस्ट इवेंट टाइम आया वो लिख देना। ठीक है, अब हम पीछे की तरफ जाते हैं और इसको कैलकुलेट करते जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा लेटेस्ट इवेंट टाइम, यहाँ पे ये ऑलरेडी हमारे पास ये जो गिवन है ये मैं लिख देती हूँ साथ में, ये अर्लीस्ट इवेंट टाइम्स हमारे पास है ना, ये है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और इधर हमारे पास है 4। ठीक है, अब हम पीछे की तरफ चलेंगे तो लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम इसका हो जाएगा, थर्ड वाले इवेंट का हो जाएगा 6 माइनस 1, मतलब ये जो हमारा हेड पे जो हेड इवेंट है उसका जो लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम है उसमें से माइनस करनी है ड्यूरेशन, तो 6 माइनस 1 यानी कि 5, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये, अब हम देखना है कि जो मिनिमम वाली वैल्यू होगी वो देखनी है, 4 माइनस 3 हमारे पास आएगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे है 5 माइनस 2 यानी कि यहाँ पे 3 आ रही है। अब इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, इसमें से मिनिमम वैल्यू 1 हुई ना, तो मतलब कि लेटेस्ट इवेंट टाइम इस वाले नोड का, 2 नोड का आ जाएगा, 2 इवेंट का हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट करना है। इसके बाद आते हैं एक्टिविटी टाइम्स। अभी तक हमने देखे थे इवेंट टाइम्स, अब इसमें है एक्टिविटी टाइम्स। सबसे पहले है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। एक एक्टिविटी के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर एन एक्टिविटी इज द अर्लीस्ट टाइम बाय व्हिच इट कैन कमेंस, मतलब जितने जल्द से जल्द जो एक्टिविटी है कितने टाइम में स्टार्ट हो सकती है उसी को बोला जाएगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। लेकिन ये एक एक्टिविटी के लिए है, तो अगर हम देखें ए एक्टिविटी जो है इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा, इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यही हो जाएगा जो हमने अर्लीस्ट इवेंट टाइम जो इसका लिखा हुआ है यही इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो जाएगा। तो हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो जाता है अर्लीस्ट इवेंट टाइम एट इट्स टेल, मतलब एक एक्टिविटी अगर हमारे पास है जो उसकी टेल पे इवेंट टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, तो वही हो जाएगा उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, तो यही हमारे पास हो जाएगा इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अर्लीस्ट इवेंट टाइम था 1 है ना, तो हमारे पास जो सेकेंड एक्टिविटी है, सपोज ये बी एक्टिविटी है, अगर हम इस बी एक्टिविटी को आगे अगर कंटिन्यूएशन में देखें तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा, इसका ये ए वाली एक्टिविटी के लिए यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम था ये। ठीक है, तो बी वाली एक्टिविटी के लिए ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा।
मतलब जो इसके हमारे पास जो टेल पे इवेंट होगा उसी का जो अर्लीस्ट इवेंट टाइम होगा वो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो जाएगा। मतलब जब हम इस एक्टिविटी को देखेंगे तो ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, इस एक्टिविटी को देखेंगे तो ये है, नेक्स्ट वाली एक्टिविटी को देखेंगे तो यहाँ पे जो अर्लीस्ट इवेंट टाइम दे रखा होगा वही हो जाएगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड आएगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अर्लीस्ट इवेंट टाइम एट इट्स टेल। टेल मतलब कि यहाँ पे टेल में जो हमारे पास नोड होता है उसको हम आई से डिनोट करते हैं ना, TEI हो जाएगा हमारे पास अर्लीस्ट इवेंट टाइम। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आ जाएगा जो कि अर्लीस्ट इवेंट टाइम एट इट्स टेल के बराबर होगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। फिर आता है अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा वो टाइम, क्योंकि अगर एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई है तो वो खत्म भी होगी, तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम जल्द से जल्द वो कितनी जल्दी खत्म हो सकती है ऑफ एन एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अर्लीस्ट टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन फिनिश। जल्द से जल्द कितने टाइम में वो खत्म हो सकती है उसी को बोल देंगे अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अब वो कितने टाइम में जल्द से जल्द खत्म हो सकती है, अगर हमारी एक्टिविटी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में जल्द से जल्द शुरू हुई है तो जितना उसको ड्यूरेशन चाहिए, यहाँ पे ये 1 ड्यूरेशन है ना नेटवर्क में, तो जितना उसको ड्यूरेशन चाहिए, जितना उसका टाइम लगेगा उतना तो लगना ही है, उतना लगा, और उसके बाद जो टाइम आया मतलब उतने टाइम में वो हो जाएगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम एक एक्टिविटी का। मतलब ये EST प्लस दिस ड्यूरेशन हो जाएगा हमारे पास अर्लीस्ट इवेंट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम एक एक्टिविटी के लिए। ठीक है, ये एक्टिविटी के लिए है, ये हो जाएगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम हो गया। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो हमारा था उसके साथ हमने एक्टिविटी ड्यूरेशन ऐड करनी है। ठीक है, अब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम की जगह यहाँ पे आप यहाँ पे TEI लिख सकते हो ऐसे, मतलब कि इस तरीके से ये हो जाएगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन TIJ। अब एक चीज देखो, जैसे हमने ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम देखा, इससे पहले हमने देखा था अर्लीस्ट इवेंट टाइम। ठीक है, ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम एक एक्टिविटी के लिए था, और उसी तरीके से हमारे पास अर्लीस्ट इवेंट टाइम था जिसका हमने फॉर्मूला देखा था TEJ, अर्लीस्ट इवेंट टाइम एट द हेड इवेंट पे इज इक्वल्स टू अर्लीस्ट इवेंट टाइम एट इनिशियल नोड या फिर टेल पे जो था टेल इवेंट। ठीक है, वो जाएगा प्लस उसमें ड्यूरेशन ऐड करके यहाँ पे हमने मैक्सिमम लिखा था। तो हमारे पास फॉर्मूलाज जो है ये दोनों फॉर्मूलाज काफी ज्यादा सिमिलर है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, लेस देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ द फॉलोइंग नोड। फॉलोइंग नोड कौन सा हो जाएगा, अगर ये हमारे पास ए एक्टिविटी है, ये हो गया हमारा हेड इवेंट और टेल इवेंट, और ये आ जाएगा हेड इवेंट जो कि फॉलोइंग हो जाएगा, मतलब पहले जो आएगा उसके बाद इसको ये फॉलो कर रहा है, उसके बाद ये सेकंड नंबर पे है ना, तो ये आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इस वाले नोड का जो हमारे पास अर्लीस्ट इवेंट टाइम है यानी कि TEJ, एक एक्टिविटी के लिए TEJ क्या है, वो हमारे पास अर्लीस्ट फिनिश टाइम के बराबर है, जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा उसके बराबर है या उससे कम है, ज्यादा है, ये पूछा हुआ डायरेक्टली। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो इस फॉर्मूला से, यहाँ पे ये जो फॉर्मूलाज है इनसे आपको क्लियर है कि ये जो है ज्यादा नहीं हो सकता। अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम ग्रेटर देन अर्लीस्ट इवेंट टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लगा हुआ है। मतलब ये ग्रेटर तो नहीं हो सकता लेकिन ये इसके बराबर हो सकता है, मतलब ये इसके इक्वल भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, बट जो ये है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ये इससे लेस नहीं हो सकता। मतलब कि ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये सही है। अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ द फॉलोइंग नोड। जो नोड फॉलोइंग है एक एक्टिविटी में, पहला नोड आया फिर उसके बाद दूसरा जो उसके फॉलोइंग में है, वो वाला जो नोड है उसका अर्लीस्ट इवेंट टाइम जो होगा वो अर्लीस्ट फिनिश टाइम से या तो बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। के बाद है लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट फिनिश टाइम एक एक्टिविटी के लिए कौन सा टाइम हो जाएगा, इज द लेटेस्ट टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी फिनिश्ड विदाउट डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब एक एक्टिविटी जो है उसका जो एक्टिविटी जो है वो खत्म हो इस एक ऐसे टाइम में ताकि उसका प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डिले नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम उसके लेट से लेट जो है वो कितना खत्म कर सकते हैं उस एक्टिविटी को कि हमारे प्रोजेक्ट की कंप्लीशन जो है वो भी डिले ना हो।
तो वो किसके बराबर होगा, वो नेचुरली हमारे पास लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम के बराबर हो जाएगा एट द हेड ऑफ द एक इवेंट, जो एक्टिविटी है उसके हेड पे जो हमारे पास आएगी इवेंट, उसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास अर्लीस्ट इवेंट टाइम है आई इवेंट का, सपोज ये ए एक एक्टिविटी है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसमें अर्लीस्ट इवेंट टाइम 0 आएगा, जल्द से जल्द ये स्टार्ट होगी 0 टाइम, ये खत्म होगी जल्द से जल्द कितने टाइम में, 5 + 0 ये आ जाएगा 5। और यहाँ पे शेड्यूल कंप्लीशन टाइम 7 दिया है, मतलब जो हमारे पास लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम है इस हेड नोड पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। मतलब हम चाहें तो शेड्यूल कंप्लीशन टाइम जो दिया हुआ है इतने टाइम तक भी इसे खत्म कर सकते हैं, मतलब लेट से लेट इतने टाइम में भी खत्म कर सकते हैं। इससे हमारे शेड्यूल जो है वो बिगड़ नहीं रहा है, शेड्यूल कंप्लीशन टाइम जो है वो हमारा इतना है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास लेटेस्ट फिनिश टाइम है, एक्टिविटी को डिले करे बिना, मतलब प्रोजेक्ट को डिले करे बिना, प्रोजेक्ट के शेड्यूल कंप्लीशन टाइम को डिले करे बिना जो हमारे पास टाइम आ रहा है एक एक्टिविटी के खत्म करने का, तो वो हो जाएगा हमारे पास लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा इज द लेटेस्ट इवेंट टाइम एट द हेड ऑफ द एक्टिविटी एरो, मतलब कि ये हो जाएगा TLJ के बराबर, ये हमारे पास आएगा लेटेस्ट फिनिश टाइम। फिर उसके बाद आता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो होगा फॉर एन एक्टिविटी इज द लेटेस्ट टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड विदाउट डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। ये हमारी एक्टिविटी के एंड होने की बात चल रही थी, अब हमारी यही एक्टिविटी के अगर हम स्टार्ट होने की बात करें तो ये कौन सा टाइम होगा कि एक एक्टिविटी कितने, मतलब जो स्टार्ट हो सकती है एक ऐसे टाइम में जो कि मतलब प्रोजेक्ट की डिले भी ना करे, और वो प्रोजेक्ट जो वो टाइम जो है वो कौन सा टाइम हो जाएगा जिसमें शेड्यूल कंप्लीशन टाइम डिले नहीं होगी, ठीक है। तो वो टाइम हमारे पास इस एक्टिविटी का क्या होगा, जैसे हमारे पास लेट से लेट हमने जो टाइम लिया वो यहाँ पे शेड्यूल कंप्लीशन टाइम के अकॉर्डिंगली ये टाइम लिया हुआ है, तो यहाँ पे जो टाइम है अब 5 डेज तो लगने ही लगने हैं इस एक्टिविटी को, तो मतलब 7 माइनस अगर हम 5 करते हैं तो ये हमारा जो है लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम आ जाता है टेल इवेंट पे। तो जो हमारे पास लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम है हेड इवेंट पे, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हो जाएगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम जो हमारे पास था उसमें से अगर हमने एक्टिविटी ड्यूरेशन माइनस करी, क्योंकि एक्टिविटी जो है उसकी जो ड्यूरेशन है उतनी तो ही लगेगी उस एक्टिविटी को खत्म करने में, तो ये इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हमें मिल जाता है। मतलब लेटेस्ट फिनिश टाइम है हमारे पास TL, यहाँ पे मैं ये इसको यहाँ पे लिख देती हूँ TLJ माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन जो कि हमारे पास TIJ होती है। तो इसमें से अगर हम लेटेस्ट फिनिश टाइम में से एक्टिविटी ड्यूरेशन माइनस कर देंगे तो हमें लेटेस्ट स्टार्ट टाइम मिल जाएगा। फ्लोट क्या डिनोट करता है, फ्लोट मतलब कि एक एक्टिविटी है हमारे पास, सपोज जैसे ये एक एक्टिविटी है A, ठीक है, इसकी ड्यूरेशन कितनी दी हुई है 5 डेज, मतलब 5 दिन में ये एक्टिविटी, ये एक पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है ये 5 दिन में हो सकती है। बट ये जो प्रोजेक्ट है, जो इस प्रोजेक्ट में मतलब अगर हम देखें कि इसका शेड्यूल कंप्लीशन टाइम 7 डेज है, मतलब इसके पास अपनी एक्टिविटी की ड्यूरेशन के सिवाय एक्स्ट्रा टाइम है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम है, मतलब उसमें वो उसका स्टार्टिंग और फिनिशिंग जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती है, आगे पीछे कर सकते हैं उसकी स्टार्टिंग को। अगर हमने स्टार्टिंग को 2 डेज आगे कर दिया तो भी हमारी जो एक्टिविटी है उसका शेड्यूल कंप्लीशन टाइम में कुछ वो नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब वो अपने टाइम पे खत्म हो जाएगी फिर भी एक्टिविटी। मतलब वो जो एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास अवेलेबल है उसी को हम बोलेंगे फ्लोट। अब जो टोटल फ्लोट है ना, टोटल फ्लोट और फ्लोट एक ही चीज है, ठीक है। टोटल फ्लोट की डेफिनेशन क्या हो जाती है, टाइम स्पैन बाय विच स्टार्टिंग और फिनिशिंग ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब एक एक्टिविटी की स्टार्टिंग और फिनिशिंग हम कितनी डिले कर सकते हैं, कितना टाइम तक हम डिले कर सकते हैं ताकि उसका जो शेड्यूल कंप्लीशन टाइम है उस पर वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, फिर भी खत्म हो जाए। तो वो जो टाइम स्पैन है जितना हम डिले कर सकते हैं वही हमें टोटल फ्लोट में निकालना होता है। अगर हम सपोज इस एक्टिविटी में देखें, ठीक है, हमारे पास इस एक्टिविटी के लिए टोटल टाइम अवेलेबल कितना हो जाएगा, मतलब एक एक्टिविटी जो है हमने जल्द से जल्द एकदम स्टार्ट कर दी, एकदम जल्दी स्टार्ट कर दिया,
और हम खत्म उसको एकदम शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम पे बिल्कुल लेट एकदम खत्म कर रहे हैं, तो जो हमारे पास टाइम होगा ना, एक्टिविटी तो 5 दिन में ही होनी थी ना, उसका ड्यूरेशन जो है वो 5 डे ही है, मतलब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है। वो एक्स्ट्रा टाइम कैसे निकालेंगे? हमने अगर ये जो है हमारे पास एकदम लेट से लेट जो टाइम आया हुआ है ये वाला टाइम, और जो हमने एकदम स्टार्टिंग से स्टार्टिंग जो हमने जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट करी हुआ है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, वो डिफरेंस और उसमें से अगर हम ड्यूरेशन माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा वो एक्सेस टाइम जितना हम डिले कर सकते हैं स्टार्टिंग और फिनिशिंग ऑफ एक्टिविटी को। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लोट आ जाएगा यहाँ पे, टोटल फ्लोट इज इक्वल्स टू टाइम अवेलेबल। कितना टाइम अवेलेबल है हमारे पास? अवेलेबल, ये टाइम अवेलेबल हो जाएगा हमारे पास, ये कितना टाइम होगा? पहले तो ये आ जाएगा टाइम अवेलेबल हो जाएगा TLJ माइनस TEI, मतलब लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम एट द हेड इवेंट पे जो लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम आया है वो, माइनस इसमें से हमने क्या माइनस करना है? हमारा अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम जो है हमारा एक्टिविटी का ये, ठीक है, इसमें से हमने ये माइनस करना है, तो हमें मिलेगा टोटल अवेलेबल टाइम। हमारे पास एक्चुअल में कितना ज्यादा टाइम कितना अवेलेबल है एक एक्टिविटी के लिए, वो हो जाएगा हमारा टोटल अवेलेबल। अब इसमें से फ्लोट हमें निकालना है कि कितना एक्सेस में अवेलेबल है, तो अगर हम इसमें से ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन जो एक्टिविटी की हमारे पास ड्यूरेशन है, अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा हमारा टोटल फ्लोट। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, ये हमारा हो गया टोटल फ्लोट का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम टोटल फ्लोट का फॉर्मूला देखने के साथ साथ हम देखें कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास TEI। ठीक है, ये था ना हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या था? TEI, मतलब इनिशियल पे जो हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम था इनिशियल इवेंट, प्लस इसमें हमने ड्यूरेशन ऐड करी थी, तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम मिल गया था। और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो था वो हमारे पास था TLIJ, और इसमें से हमने माइनस करा TIJ। ठीक है, मतलब जो हमारे पास टेल इवेंट का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालना है ना, मतलब स्टार्टिंग जो है इनिशियल इवेंट के लिए अगर हमें निकालना है, तो फाइनल इवेंट के लिए जो हमारे पास लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम आया है उसमें से हमने ड्यूरेशन माइनस करी थी। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पे ये क्या आएगा? TLJ। ठीक है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा TLJ। ठीक है, अब ये जो है अगर हम यहाँ पे देखें TLJ जो है हमारे पास है लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये हमारे पास है लेटेस्ट फिनिश टाइम, और ये TEI और TIJ अगर हम इस माइनस साइन को कॉमन निकाल लें तो ये TEI और प्लस TIJ क्या है? ये है हमारे पास अर्लीस्ट फिनिश टाइम, तो ये हो जाएगा लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, और या फिर हम देखें, अगर इसको फिर से हम देखें, और हमारे पास जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है TLJ माइनस TIJ। ठीक है, यही है ना TIJ। अगर ये और ये, इन दोनों को सिर्फ पहले देखें, TLJ माइनस TIJ। ठीक है, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा माइनस TEI। ठीक है, ये आ गया TEI। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है? लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, अब TEI क्या है? ये है हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ये देखो, ये है ना अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, तो मतलब कि ये भी हमारे पास फ्लोट के, टोटल फ्लोट के हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, और ये भी फॉर्मूला जो हमने सबसे पहले देखा था वो भी यूज कर सकते हैं, तीनों से सेम ही आंसर आएगा। अब ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? टोटल फ्लोट AB में कैलकुलेट करना है, टोटल फ्लोट CE में कैलकुलेट करना है। ठीक है, और फ्री फ्लोट कैलकुलेट करना है, जो कि हम बाद में करेंगे। अभी तक हमें सिर्फ टोटल फ्लोट पता है, तो हम टोटल फ्लोट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो आपका काम है कि आपको हमेशा इवेंट टाइम्स जो होंगे ना वो सबसे पहले नोट करने हैं, वो हमें निकालने हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी इनिशियल एक्टिविटी है, तो इसका ये 0 हो गया। ठीक है, अर्लीस्ट इवेंट टाइम। ठीक है, यहाँ पे और B पे क्या आया, फिर उसके बाद ये 5 आ जाएगा, 0 + 5। ठीक है,
अब सी पे निकालेंगे तो 6 प्लस 0 ये आ गया 6, ठीक है। डी पे कितना आ जाएगा, 6 प्लस 6 12 और 5 प्लस 4 हमारे पास 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 12 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ई पे अगर देखें तो ये आ जाएगा 6 प्लस 3 9 और यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 7 और 12 प्लस 6 यानी कि ये 18 हो गया और ये हमारे पास 16 हो गया। तो ज्यादा कौन सा है, 18 वाला, तो हमने ये 18 लिख दिया। अब शेड्यूल कंप्लीशन टाइम क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इसी को मैं लेटेस्ट अलाउएबल टाइम जो है वो फाइनल इवेंट का लिख दूंगी, ठीक है। और हम पीछे की तरफ अब बैकवर्ड पास में चलेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा 18 माइनस 7 यानी कि ये 11 हो गया इसका लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम। इस वाले इवेंट का हो जाएगा 18 माइनस 6 यानी कि ये 12 हो गया, है ना, ये आ गया 12। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 6 यानी कि 6 और यहाँ 11 माइनस 3, मतलब हमें मिनिमम वाला लेना है। 11 माइनस 3 हो गया ना, 8 हो गया, तो यहाँ पे हमें मिनिमम वाला लेना है तो हम 6 लेंगे। 6 माइनस 6 ये 0 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें, पहले तो यहाँ पे भी निकालना है 12 माइनस 4, यहाँ पे 12 माइनस 4 कितना हुआ, ये आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है, क्या आ गया 8। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 6 माइनस 6 हो जाएगा 0 और 8 माइनस 5 हमें मिनिमम वाली वैल्यू लेनी है, 8 माइनस 5 हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये मिनिमम वाली वैल्यू हमने 0 ले ली, ठीक है। अब हमारे इवेंट टाइम्स कैलकुलेट हो चुके हैं तो अब हम टोटल फ्लोट कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हमें एक्टिविटी जिसके लिए पूछा हुआ है, ए बी के लिए पूछा हुआ है, ए और बी ये एक्टिविटी है और इसके टाइम्स इसके साथ ऐसे करके मैंने नोट कर लिया। ये आ गया हमारा इनिशियल जो अर्लीस्ट इवेंट टाइम है, ये आ गया। फिर उसके बाद लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम दोनों के लिख देने हैं, तो ये आ गया यहाँ पे 5 और ये आ गया यहाँ पे 8, ठीक है। ये वाली एक्टिविटी के लिए ड्यूरेशन है 5 और टोटल फ्लोट पूछा हुआ है। अब हमें पता है कि टोटल फ्लोट जो है इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमें जे जो इवेंट है, ठीक है, जो जे हमारा या फिर हेड इवेंट जो है उसका लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम उसमें से माइनस करना है हमारे पास जो हमारा इनिशियल इवेंट है यानी कि टेल इवेंट है उसका अर्लीस्ट अकरेंस टाइम, ठीक है, अर्लीस्ट इवेंट टाइम, उसमें से माइनस कर देनी है हमें ड्यूरेशन TIJ, ठीक है। और इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 0 माइनस 5 यानी कि ये आ गया 3। तो CE है ना, इस एक्टिविटी के लिए भी हमें निकालना है टोटल फ्लोट, तो ये भी हम निकाल लेते हैं साथ में ही। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो नोट करने होते हैं इवेंट टाइम्स जो हमारे पास है, ठीक है। इवेंट टाइम्स हमारे पास सी के लिए है दोनों ही 6 है, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया 6 और यहाँ पे ई के लिए है 9 और 11, ये आ गया 9 और यहाँ पे लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम 11 और ड्यूरेशन इसकी एक्टिविटी की 3 है। तो हमारा टोटल फ्लोट यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, टोटल फ्लोट ये आ जाएगा हमारे पास हेड इवेंट पे जो हमारा लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम है 11 माइनस जो हमारे पास टेल इवेंट पे लेटेस्ट अर्लीस्ट इवेंट टाइम है -6 माइनस ड्यूरेशन, तो ये आ जाएगा 11 माइनस 6 माइनस 3 यानी कि 11 माइनस 9 हो गया हमारे पास 2। is that portion of positive total float that can be used by an activity without delaying any succeeding activity or without affecting the total float of the succeeding activity। मतलब कि हमारे पास जो एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए, सपोज इसके बाद कोई एक्टिविटी बी आनी है, ठीक है, इस एक्टिविटी का जो इसके बाद आने वाली एक्टिविटी है उसका टोटल फ्लोट जो है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो उसके बाद मतलब इस तरीके से इस एक्टिविटी को फिनिश करा जाए कि इस अगली वाली एक्टिविटी का जो टोटल फ्लोट है वो अफेक्ट ना हो, तो इस एक्टिविटी में उतने टाइम में भी खत्म करने के बावजूद भी जो इसके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा ना उसे बोला जाएगा फ्री फ्लोट। मतलब कि देखो हमारे पास ये बी एक्टिविटी है, ये ए एक्टिविटी है, ठीक है। ए एक्टिविटी हमने इस तरीके से खत्म करनी है कि जो बी एक्टिविटी है इसका टोटल फ्लोट अफेक्ट ना हो रहा है, और वो नहीं कब होगा, जब ये एक्टिविटी जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके, ठीक है। अगर ये एक्टिविटी जो है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आराम से फिनिश होने के लिए टाइम होगा,
ठीक है। तो मतलब इसके हमने स्टार्टिंग टाइम जो होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है उसको हमने अफेक्ट नहीं करना है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमें इस एक्टिविटी को खत्म करना है। अब ये जो है ये इस एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम है और इस वाली एक्टिविटी के लिए यही अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है। ठीक है, ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम है इस एक्टिविटी का और यही इस एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है। मतलब इस एक्टिविटी को हमें अर्लीस्ट फिनिश टाइम पे खत्म करना पड़ेगा, तभी ये एक्टिविटी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पे स्टार्ट हो पाएगी। ठीक है, तो तभी इसका जो टोटल फ्लोट है वो इफेक्ट नहीं होगा। मतलब हमें फ्री फ्लोट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम फ्री फ्लोट कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा जो हमारे पास टाइम अवेलेबल है। अब क्या टाइम अवेलेबल बच गया, फ्री फ्लोट हो जाएगा। फ्री फ्लोट इज इक्वल्स टू टाइम अवेलेबल माइनस ड्यूरेशन। अब हमारे पास टोटल टाइम कितना अवेलेबल है, अगर इस एक्टिविटी को हमने अर्लीस्ट फिनिश टाइम पे फिनिश करना है तो हमारे पास जो टाइम है वो कितना अवेलेबल है। हमने सपोज इसको अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पे स्टार्ट करा, ठीक है, जल्द से जल्द स्टार्ट कर दिया और फिर उसके बाद जल्द से जल्द फिनिश भी कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो टाइम आ जाएगा वो हो जाएगा टोटल अवेलेबल टाइम, क्योंकि फिनिश तो हमें टाइम पे करना है। स्टार्ट हम जो है जल्दी भी कर सकते हैं, लेट भी कर सकते हैं। अगर हम जल्दी स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ज्यादा टाइम होगा, बचा हुआ टाइम जो होगा वो ज्यादा होगा। तो इसीलिए ये आ जाएगा हमारे पास अर्लीस्ट जो हमारा टाइम है स्टार्ट टाइम फिनिश टाइम माइनस जो हमारे पास TEI है, ये हमारे पास आ गया टाइम अवेलेबल। ठीक है, हमारे पास अर्लियर जो टाइम है वो अवेलेबल टाइम हो जाएगा, ये आ गया हमारा टाइम अवेलेबल। अब ये जो टाइम है हमारे पास, जितना टाइम इस एक्टिविटी के पास एक्टिविटी के लिए अवेलेबल है, उसमें से अगर हम इसकी ड्यूरेशन माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके पास फिर भी ये जो एक्टिविटी है वो जल्दी खत्म हो जा रही है, फिर भी उसके बाद उसके पास एक्स्ट्रा टाइम कितना बच रहा है, उसी को हम बोलेंगे फ्री फ्लोट। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा फ्री फ्लोट। ठीक है, अब ये जो फ्री फ्लोट है ना, इसका हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये हो सकता है फ्री फ्लोट हो जाएगा टोटल फ्लोट माइनस हमारा जो जे इवेंट है, मतलब कि हेड इवेंट जो है उसका जो स्लेक है। ठीक है, वो भी हम माइनस कर सकते हैं इसमें से, टोटल फ्लोट में से जो हमारे पास टोटल फ्लोट था। अब जो स्लेक है ये पर्ट का है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ स्लेक क्या होता है। एक इवेंट के लिए स्लेक निकाला जाता है। सपोज ये जी इवेंट के लिए अगर हम स्लेक निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा SJ इज इक्वल्स टू जो हमारा इसका लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम है ना इस इवेंट का, उसमें से हमने अर्लीस्ट इवेंट टाइम जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा TLJ माइनस TEJ। ठीक है, जब हम एक इवेंट के लिए निकालेंगे इसको, ये J के लिए भी निकाल सकते हैं, I के लिए अगर हम इनिशियल इवेंट जो है उसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इस इनिशियल वाले का फॉर्मूला, यहाँ पे ये J है। ठीक है, तो ये हो जाता है स्लेक। तो इस फॉर्मूला से भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमने ऑलरेडी टोटल फ्लोट निकाला हुआ है। तो हम इस न्यूमेरिकल में अब हम फ्री फ्लोट जो है हमें कैलकुलेट करना था EF के लिए। हमारे पास ये है E और ये है F। ठीक है, हमने सबसे पहले तो इवेंट टाइम्स जो है वो नोट कर देने हैं। इवेंट टाइम सबसे पहले लिखना हमारे लिए सबसे जरूरी है। तो इवेंट टाइम जो है E और F के लिए है 9, 11 और 18 और 18। ठीक है, अब हमारे पास फ्री फ्लोट क्या हो जाएगा, हमारा फ्री फ्लोट हो जाएगा जो इसका ये जो टाइम है TEJ माइनस TEI माइनस ड्यूरेशन TIJ। मतलब जो हमारा अर्लीस्ट फिनिश टाइम है 18 माइनस हमारा जो अर्लीस्ट इवेंट टाइम जो है वो आ जाएगा एट द टेल। ठीक है, -9 माइनस हमारे पास ड्यूरेशन कितनी है इस एक्टिविटी की 7, तो -7 करा तो ये हमारे पास आ गया 8 माइनस 9, 9 माइनस 7 यानी कि 2। इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट जो है वो हमें आइडिया देता है अबाउट द एक्सेस टाइम दैट एग्जिस्ट इफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी एंड्स एज लेट एज पॉसिबल एंड सक्सीडिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर कोई एक्टिविटी, सपोज ये एक्टिविटी है, इससे पहले एक एक्टिविटी हो चुकी है और इसके बाद एक और एक्टिविटी होने वाली है।
ठीक है। तो जो पहले एक्टिविटी हो चुकी है वो वाली एक्टिविटी लेट खत्म हो रही है, मतलब अपना पूरा यूटिलाइज करके टाइम जितना भी उसके पास था वो सारा यूटिलाइज करके एंड में एकदम खत्म हो रही है, लेट एंड हो रही है वो वाली एक्टिविटी। और इसके बाद जो आने वाली एक्टिविटी है, इसके आगे वाली एक्टिविटी जो है वो अपना पूरा टाइम जो है उसको चाहिए, मतलब उसको स्टार्ट भी एकदम अपने टाइम पे होना है, अर्लियर स्टार्ट टाइम पे उसको स्टार्ट होना है। तो उसके टाइम को हमें अफेक्ट नहीं करना है, पीछे वाले टाइम को भी हमें अफेक्ट नहीं करना है। अगर उसके बाद भी हमारे पास कोई टाइम बचता है, एक्स्ट्रा टाइम ड्यूरेशन, एक्टिविटी की ड्यूरेशन के सिवाय एक्स्ट्रा टाइम अगर कोई बचता है ना, तो वो टाइम हो जाएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट में। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट, वही टाइम आ जाएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट में। तो वो आएगा मिनिमम अवेलेबल टाइम माइनस एक्टिविटी टाइम। अब मिनिमम अवेलेबल टाइम क्या है कि ये जो एक्टिविटी इसके बाद एक्टिविटी है वो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पे स्टार्ट हो, उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इस एक्टिविटी का जो हेड इवेंट पे जो अर्लीस्ट इवेंट टाइम होगा ना, वो हो जाएगा उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ये माइनस हमारे पास जो पीछे वाली एक्टिविटी है उसको लेट एंड होना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा TLI। ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ पे आई आना है ये। ठीक है, ये आई और इसमें से माइनस करनी है हमें ड्यूरेशन, ये आ गया ना मिनिमम अवेलेबल टाइम है कितना टाइम एक्चुअल में, और पर एक्टिविटी की ड्यूरेशन क्या है उसको कितना चाहिए, उसमें से अगर हम एक्टिविटी की ड्यूरेशन माइनस करते हैं तो हमें मिलता है जो एक्सेस में टाइम अवेलेबल है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट। ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्लोट। और अगर हम इस वाले को यहाँ पे जो ये एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी के लिए अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस 25 माइनस ड्यूरेशन कितनी है 10 वीक्स। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 35, यानी कि ये आ गया 5 वीक्स। इसका आंसर आ गया 5 वीक्स। ठीक है, ये हमारा आ गया इंडिपेंडेंट फ्लोट। और इंडिपेंडेंट फ्लोट का एक और फॉर्मूला हो जाता है, वो होता है फ्री फ्लोट माइनस हेड इवेंट जो है, टेल इवेंट जो है उसका स्लेक जो है। इसके बाद है इंटरफियरिंग फ्लोट। इंटरफियरिंग जो फ्लोट है ना, ये सिंपली होता है डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, और इसके साथ साथ ये हो जाता है हेड इवेंट स्लेक जो है ना उसी के बराबर हो जाता है। मतलब जो हेड इवेंट है, ये वाला जो इवेंट होगा, यहाँ पे एक एक्टिविटी जो होगी इसका हेड इवेंट जो है, इसके यहाँ पे जो स्लेक आएगा उसके बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, यही होता है हमारा इंटरफेयरिंग फ्लोट।